हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बिजल और आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और इन सब चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एक ही साथ में आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस भी मिल रहा है आपके 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, और दूसरा आपको यहाँ पे आपका ग्रामर का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आज का आपका टॉपिक जो है ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। आपका आर्टिकल का नाम है ओल्ड टाइज न्यू नेपाल व्हाट इंडिया नीड्स टू नेगोशिएट। अभी आर्टिकल किस चीज के बारे में, आप इस आर्टिकल को एक बार आप रीड करना खुद से। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले रीडिंग करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए एकदम ब्रेड एंड बटर है। यूपीएससी में जीएस सेकंड सेक्शन में आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस और बायलैटरल डिप्लोमेसी में। एसएससी में आपका ये बैंकिंग, डिफेंस में, सब में करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। और ये जो नेपाल और इंडिया के बीच का जो ड्रामा चल रहा है ना, तो उसका बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। सो आपके एग्जाम में ये बिल्कुल पैटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पूरा जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी है और नेपाल ये बीच में मतलब पैसा कमाने के लिए कंफ्यूज हो गया है। सो इसका डायरेक्टली कनेक्शन है यूपीएससी के आपके ऐसे टॉपिक से, बायलैटरल रिलेशन से और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से। ठीक है, अगर एक एग्जाम में इंडियन नेपाल रिलेशंस पूछा जाता है तो आपका ये आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब ये एडिटोरियल एनालिसिस है किस बात के ऊपर? देखो, इमेजिन करो तुम किसी के घर जाते हो हर दिन, तो वो सोचेगा यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बट अगर तुम हमेशा वहां बैठ के अपने रूल्स लगाओ, अपनी बात को मनवाओ, है ना, और उनको ऐसा फील करवाओ कि वो सामने वाला तुम्हारी शेडो में है, तो नेचुरली रिलेशनशिप खराब होना है ना। तो यही हुआ था नेपाल के साथ में। पहले 1990 के बाद से इंडिया ने नेपाल पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखा। तो जो भी पॉलिटिशियंस थे उसके साथ मतलब इंडियन मिनिस्टर्स मिलते थे जो नेपाल के थे। इंडिया सपोर्ट, नेपाल को इंडिया सपोर्ट भी मिलता था। तो इसका मतलब है कि नेपाल डिपेंडेंट था, है ना, कि इंडिया के ऊपर, और उसका कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं वो ले सकता था। लेकिन 2015 में क्या हुआ? नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब ये नेशन बिल्डिंग मूवमेंट था और इंडिया ने उस समय क्या है, अपनी टिपिकल पॉलिटिक्स कर डाली। ठीक है, तो नेपाली लोगों को लगा कि यार इंडिया तो बस अपने इंटरेस्ट के लिए नेपाल को ब्लॉक कर रहा है। तो फिर क्या हुआ? बॉर्डर ब्लॉकेड हो गया, है ना। उन लोगों ने रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया, पेट्रोल, मतलब फूड वगैरह, ये सब कुछ रोक दिया उन्होंने। यहाँ पे वहां पे भेजना लाना करना, ये सारा चीज। तो नेपाली जनता बिल्कुल नाराज हो गई, है ना। सोचो कि इंडिया ने उनको एक तरह से सफोकेट करने की कोशिश की। तो फिर अब बीच में क्या हुआ? इन सारी चीजों में फायदा लेने कौन आ गया? चाइना। अब चाइना ने देखा यार ये नेपाल तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है इंडिया से, चल हम उन्हें बेनेवोलेंट एल्डर ब्रदर, उसका एल्डर ब्रदर बन जाते हैं यहाँ पे। तो चाइना ने बेल्ट एंड रोड स्कीम दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, प्रोजेक्ट्स दिए, रोड्स बनवाए। तो अब नेपाल की जो जनता थी, जो यूथ थे यहाँ पे, उनको क्या लगा कि यार ये चाइना तो बड़ा अच्छा है, नेपाल तो बस इंडिया तो बस हमें बुली करता है। तो वो चाइना के फेवर में चले गए। अब सीन क्या है? एक आपका एक पुराना आपका पीएम था जिसका नाम है आपका रवि लमिचिना। ठीक है, तो वो आपके आरएसपी का पार्टी लीडर है। और आपके जो करंट आपके जो लीडर है यहाँ पे, आपके जो पीएम है आपके, उनका नाम है बालन शाह। तो ये लोग, जो बालन शाह है, ये पहली जनरेशन के नहीं है, तो है ना। तो जो लोग आपके जो पहले जो इंडिया के पॉलिटिशियंस के दोस्त थे, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, इनको यहाँ पे चाहिए और इन्हें इंडिया से डिस्टेंस बनाना जरूरी लगता है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी खुद यहाँ पे अपनी मेंटेन कर सके, जो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है ना उसको मेंटेन कर सके। तो यही अभी बालन शाह और उनके फॉलोअर्स का यहाँ पे एम्फोसाइज है। अब इकोनॉमिक रियलिटी अगर आप देखोगे तो इंडिया में मतलब 80 लाख नेपाली इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और 3.5 बिलियन साल में यहाँ पे जो पैसा है, रुपीज है, वो भेजा जाता है नेपाल को। 6 लाख इंडियंस नेपाल में रहते हैं। तो ट्रेड के लिए भी इंडिया नेपाल का एक बहुत ही बिगेस्ट पार्टनर है। लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से इसने पूरे रिलेशन यहाँ पे डैमेज कर दिए। इकोनॉमिक टाइज है लेकिन इमोशनल और पॉलिटिकल बॉन्डिंग इनकी टूट गई। तो इंडिया का ये जो बिग ब्रदर सिंड्रोम था, तो नेपाल को अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी और चाइना ने इन दोनों के बीच में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी। अब क्या हो गया? अब रिलेशनशिप कैसा है दोनों के बीच में? सिर्फ ट्रांजैक्शनल रह गया, मतलब सीधा कि आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन वाली बात रह गई है, जिसमें कोई डीप कनेक्शन नहीं है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में क्या है? इंडिया नेपाल का ये इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड है जो डीप रिलेशनशिप और म्यूचुअल सपोर्ट पे था। वी आर फैमिली, है ना, रेगुलर डायलॉग्स हुआ करते थे आपके इश्यूज में। ये सब कब तक होता था? बिफोर 2015। अब
जो करंट सिचुएशन है 2024 से, इंडिया नेपाल का ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप है, बिजनेस डील टाइप रिलेशनशिप है। तू हेल्प कर, मैं हेल्प करूंगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। और पीएम बालन शाह का प्रोटोकॉल भी यहाँ पे ना कुछ कंक्रीट चेंजेस देखे गए इनके प्रोटोकॉल में। तो ये जो पीएम है यहाँ पे बालन शाह, इसने न्यू रूल सेट कर दिए कि भाई मैं सिर्फ पीएम लेवल के ऑफिशियल से मिलूंगा। अगर किसी मिनिस्टर को मेरे से मतलब अगर किसी मिनिस्टर को भेजना है तो अपने पीएम को भेजो। तो पहले क्या है, पहले आपके इंडिया के जो कोई भी मिनिस्टर जाके वहां पे आपके नेपाल पीएम से मिल लेता था, लीडर से मिलते थे। अब सिर्फ यहाँ पे पीएम के साथ ही मीटिंग होगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है कि भाई हम इंडिया के बराबर है, सबॉर्डिनेट नहीं है। बॉर्डर इश्यूज पर भी डेडलॉक हो गया है। पहले क्या आपके बॉर्डर डिस्कशन चलते थे, शेयर्ड कंसर्न डिस्कस होते थे, सॉल्यूशंस निकालने के लिए इनका क्या मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती थी। अब बॉर्डर इश्यूज सब होल्ड पे चले गए, कोई आपके मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होता, सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है। तो अब ये जो बिगर पिक्चर का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, अब यहाँ पर एक बड़ा गेम शुरू हो गया। ये सिर्फ नेपाल नहीं, पूरे साउथ एशिया यहाँ पे अफेक्टेड है। अब हो क्या रहा है, चाइना क्या है, चाइना क्या बनता यहाँ पे आपके नेपाल में क्या बनाता जा रहा है, रोड्स बनाता जा रहा है, हाईवेज बनाता जा रहा है, रेलवे कनेक्शंस बना रहा है, इकोनॉमिक जोन्स बना रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसका। तो नेपाल की इकोनॉमी में चाइना की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो जब डिपेंडेंसी बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और इंडिया की पोजीशन बड़ी वल्नरेबल हो गई है। पहले तो क्या था, इंडिया था कि भाई हम साउथ ईस्ट के अनक्राउंड किंग है। अब क्या है, चाइना नेपाल में घुस गया है। तो ये जरूरत क्या है इंडिया की, नेपाल में जरूरत क्या है इसकी इंपॉर्टेंस की इंडिया की। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो है इसकी यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन। नेपाल हिमालयन रीजन पे है, तिब्बत के पास है। तो अगर नेपाल चाइना के हाथ में जाए तो इंडिया के हिमालयन बॉर्डर के लिए थ्रेट है ना। और फिर दूसरा आपका तिब्बत का कनेक्शन, चाइना तिब्बत को कंट्रोल करता है। अगर नेपाल भी चाइना के फेवर में है तो इंडिया का सैंडविच बन जाएगा। तो नॉर्थ में चाइना है, साउथ में चाइना फ्रेंडली नेपाल हो गया। अब क्या होगा, डिफेंस रिस्क भी बढ़ गया। नेपाल से इंडिया का सेंसिटिव एरिया एक्सेसिबल है। अगर चाइना नेपाल को यूज कर लेगा तो इंडिया का पोजीशन वल्नरेबल है ना आपका यहाँ पे। तो यही आपके एक कैस्केडिंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मिलिट्री कंसर्न में चाइना नेपाल में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता है तो इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट देखोगे तो चाइना नेपाल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है तो नेपाल और चाइना इकोनॉमिकली क्लोजर हो जाएंगे और इंडिया का लेवरेज खत्म हो जाएगा। और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन देखोगे तो नेपाल इंडिया के जो है उसके बाजू में जो है वो अदर कंट्रीज में चला जाता है, यहाँ पे सॉरी अदर कंट्रीज में इंक्लूड होता है। तो इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस वीक हो जाएगा अगर वो चाइना के फेवर में जाएगा। साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में वन बाय वन कंट्रीज चाइना के फेवर में शिफ्ट हो रही हैं। तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होता जा रहा है यहाँ पे आपका। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग ट्विस्ट आप देखो, पैराडॉक्स जिसे आप बोलते हो, इकोनॉमिक रियलिटी वर्सेस पॉलिटिकल रियलिटी। यहाँ पर बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्विस्ट है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया का मतलब ये चाइना नेपाल का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है इंडिया के साथ में। हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेपाल के, 80 लाख नेपाली इंडिया में काम कर रहे हैं। हम लोग साल के 3.5 बिलियन रुपीज वहां पे रेमिटेंस भेजते हैं नेपाल में। 6 लाख इंडियंस आपके नेपाल में बिजनेस कर रहे हैं। तो नेपाल जो नेपाल इंडिया है ये बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स है, ठीक है। और इंडिया जो नेपाल का बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट सोर्स है। लेकिन फिर भी क्या है, पॉलिटिकल डाटा क्या बोल रहा है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट हाईएस्ट है, चाइना को फेवर मिलता जा रहा है, गवर्नमेंट इंडिया से डिस्टेंस मेंटेन कर रही है और बॉर्डर इश्यूज आपके अनरिजॉल्व्ड है आपका यहाँ पे। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। फिर रिलेशनशिप क्यों टूट गए, क्योंकि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को आपके ओवरराइड कर गया आपका यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी चीज को आपका डिस्कस कर रहा है। अब हम आ जाते हैं आपका यहाँ पे, जिसको आप देख लेना एक बार पीडीएफ में। आपको यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगी, न्यूज़पेपर एनालिसिस, वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से देख लेना। अब आप आ जाओ यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है आपका यहाँ पे। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना होता है, स्पीड रीडिंग करनी होती है, क्विक आंसर सॉल्विंग करनी होती है। सबसे पहले कैसे करोगे, फटाफट से टाइटल पढ़ लो आपके यहाँ पे। जैसे कि अपना यहाँ पे टाइटल है इंडिया नेपाल डिप्लोमेसी आर्टिकल है, तो ठीक है इस चीज को बारे में। और फिर इसका फर्स्ट लाइन पढ़ लो, है ना। ओपनिंग लाइन क्या है, न्यू दिल्ली हैज बीन यूज्ड टू डीलिंग विद ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म पार्टनर इन नेपाल पॉलिटिक्स, ये आपने पढ़ लिया। तो ये कॉन्टेक्स्ट दे देता है आपको यहाँ पे कि इंडिया नेपाल रिलेशंस के ऊपर है आपका यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे हर सेंटेंस को केयरफुली नहीं पढ़ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को डाउनलोड मतलब वो कर लो, अंडरलाइन। जैसे यहाँ पे लॉ मेकर्स यंगर देन 40 कर लिया आपने, पार्लियामेंट का भी 40 स्कोर कर लिया, 38% को इसमें आपने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है यहाँ पे। जेनजी को कर लिया आपने यहाँ पे, है ना। प्राइम मिनिस्टर डिप्लोमेटिक फ्रंट हो गया यहाँ पे आपका। संजय गौर का आपने नाम अंडरलाइन कर लिया है। साउथ एंड सेंट्रल एशियल ग्रुप ऑफ जनरजी को यहाँ पे आपने अंडरलाइन कर लिया है। शाह को अंडरलाइन कर लिया है, फर्स्ट एमपी, इस तरह से करके आपने यहाँ पे
एक की कॉन्सेप्ट टाइप की चीजें अंडरलाइन कर ली है ना। तो अब आपको क्या पता पड़ गया है, आपको एक टेक्निक पता पड़ गई है कि न्यू दिल्ली हैज बीन यूज्ड टू, तो ये आपका क्या है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बात कर रहे हैं आप, बैकग्राउंड के बारे में पता लेते हो आप। यहाँ पे मीडियन एज उन्होंने 40 की बात कर ली है, 38% यहाँ पे लॉ मेकर्स के बारे में बात हो गई है, जेनजी मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, हमने अंडरलाइन कर लिया था। शाह आपका फर्स्ट एमपी हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। इन्होंने आपका डिक्लेयर कर दिया कि ही विल नॉट मीट ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर बिलो हिज रैंक। तो ये फटाफट एक स्किम रीडिंग में आपका सारी चीजें हो जाती है, तो आप एक मेंटल फ्रेमवर्क यहाँ पे कर लेते हो अपना यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग ये क्या फैक्चुअल, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस में क्या होता है, रीड हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस में होता है डायरेक्टली आपको कॉम्प्रिहेंशन से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन पढ़ो और अपने पैसेज से आंसर ढूंढ लो। क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट इज द मीडियन एज ऑफ नेपाल्स पार्लियामेंट अंडर पीएम शाह। क्या मीडियम एज बताई थी उसने, 40 बताई थी, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे 40 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो फटाफट 5 सेकंड्स में आंसर ढूंढ लिया हमने यहाँ पे आपका, ठीक है। मीडियन एज अपना डायरेक्टली ढूंढ लिया। फिर इसने बोला है व्हाट प्रोटोकॉल हैज बैलेंस शाह सेट रिगार्डिंग मीटिंग्स विद ऑफिशियल्स दैट ही विल ओनली मीट, क्या है यहाँ पे, हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। तो ये अपने फटाफट से इसको ले लिया यहाँ पे, अपना फटाफट आंसर आपका निकाल दिया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आंसर को निकाल दोगे यहाँ पे, ये रहा आपका यहाँ पे, गॉट इट। अब आप यहाँ पे आ जाओ। अब इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस, इनमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें क्या पैसेज में डायरेक्टली लिंक नहीं होगा, आपको पैसेज क्या इंप्लाई करना है उस पर आपको पता करना है इसमें आंसर। जैसे क्वेश्चन है व्हाई इज द राइज ऑफ जेनजी पॉलिटिशियंस इन नेपाल सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया नेपाल रिलेशंस। क्यों है ये पैसेज, क्या बोल रहा था आपका यहाँ पे, पैसेज बोल रहा था ना आपका यहाँ पे ये जेनजी, सॉरी ये रहा पैसेज बोल रहा था ना आपका यहाँ पे ये जेनजी मूवमेंट को लेके। तो वही आपको यहाँ पे ढूंढना है कि जेनजी मूवमेंट है यहाँ पे आपका, कहाँ गया, कि जेनजी मूवमेंट है आपका यहाँ पे, 38% लॉ मेकर्स है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम एमपी है, चैलेंजिंग द नॉर्म है, और वो अपने से नीचे वाले रैंक वाले ऑफिशियल से नहीं मिलेगा, तो मोर एम्प्लॉयमेंट वो है। तो अब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, तो ये इंप्लाई कर रहा है यहाँ पे आका कि दैट दे लैक इंस्टीट्यूशनल टाइज विद इंडियन काउंटर पार्ट्स एंड आर मोर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये इंप्लाई यही कर रहा है ना आप यहाँ पे कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए आपका यहाँ पे। फिर एक क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है, पहले पैसेज में आपको मेन आर्ग्यूमेंट ढूंढना होता है, फिर ऑप्शन मैच करना होता है कि कौन ऑप्शन आपका सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दे रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन है द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट इंडियाज अप्रोच एज अ बिग ब्रदर इज काउंटर प्रोडक्टिव। बिग ब्रदर क्या होता है, बड़ा भाई नॉर्मली बुली करता है ना आपको यहाँ पे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है। विच स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट्स दिस आर्ग्यूमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका बेस्ट सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो आप क्या सर्च करोगे की पैसेज में कि क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था इंडिया का, क्या चाइना ने अपॉर्चुनिटी लिया। तो आर्टिकल में क्लियरली मेंशन था ना कि 2015 वाले इंटरफेरेंस में ब्लॉकेड था, एंटी इंडिया सेंटीमेंट था, चाइना ने गैप फिल किया आपका यहाँ पे। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, अगेन बी हो जाएगा। इंडिया एक्शंस इन 2015 एंड बॉर्डर ब्लॉकेड क्रिएटेड एंटी इंडिया सेंटीमेंट एंड चाइना इज नाउ फिलिंग द गैप, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को आप यहाँ पे ढूंढ लोगे, गॉट इट। अब वोकैबुलरी पे आ जाओ यहाँ पे आपका। अब वोकैबुलरी क्या होता है आपका यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चंस में आपके वोकैबुलरी में बड़े ही सिंपल से आपके सेम पैराग्राफ में आपको इससे मिल जाएगा। जैसे एनक्रोचमेंट हो गया, इसका मतलब होता है किसी की टेरिटरी में घुसना, स्लोली अपना कंट्रोल बढ़ाना, है ना। जैसे वो कोई आपका गार्डन है यहाँ पे और नेबर अपने फेंस आगे धीरे धीरे करता जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनक्रोचमेंट कर रहा है आपका यहाँ पे, है ना, आपके स्पेस में घुस गया। तो ये एक नाउन वर्ड है, इसके सिनोनिम से इंट्रूजन, इन्वेजन, इन्फ्रिजमेंट, ट्रेसपास, और एंटोनिम से रिट्रीट, विड्रॉल, रिस्पेक्ट, ऑनर और डिफरेंस। ये आपका एग्जाम्पल सेंटेंस है, इसको आप रीड कर लेना। फिर आपका एलिएनेटेड आ गया आपका यहाँ पे, इसका मतलब है किसी से इमोशनल कनेक्शन टूट जाना या फिर अकेला फील करना, है ना। तो ये क्या हो गया, एक आपका एडजेक्टिव हो गया आपका यहाँ पे आपका, ठीक है। जैसे किसी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई होगी तो अब वो आपसे एलिएनेटेड फील कर रहा है यहाँ पे, उसके साथ नहीं हो आपका यहाँ पे। तो ये इसके सिनोनिम से एस्ट्रेंज्ड, आइसोलेटेड, डिटैच, डिसअफेक्टेड, और एंटोनिम से यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड, वेलकम्ड, कनेक्टेड। फिर आ जाता है डेडलॉक अगेन। अब डेडलॉक क्या है, दोनों साइड स्टक हो गई, कोई भी आगे पीछे नहीं जा सकता, जीरो प्रोग्रेस है यहाँ पे आपके, है ना। आप कह रहे हो ये मेरा घर है, दूसरा कह रहा है ये मेरा घर है, अब कौन अंदर घुसेगा, नोबडी। तो ये क्या हो गया आपका, डेडलॉक हो गया आपका यहाँ पे। तो ये एक नाउन हो गया। सिनोनिम्स आपका स्टेलमेट, इम्पास, ग्रिडलॉक, स्टैंडस्टिल, है ना। और एंटोनिम से प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रू, रेजोल्यूशन, अकॉर्ड, सेटलमेंट। जैसे आपके चेकमेट होता है ना चेस में, वो भी डेडलॉक हो जाता है यहाँ पे आपका, जहां से कोई बाहर का सोल्यूशन नहीं है, वो आपका डेडलॉक होता है आपका, ठीक है। फिर होता है बायलैटरल। बायलैटरल मतलब दो साइड्स के बीच इक्वल डील, दोनों को इक्वल पावर मिलना आपका यहाँ पे, है ना। तो जैसे तुम और जो तुम्हारा फ्रेंड है वो दोनों आइसक्रीम खाते हो, तो दोनों ने अपने अपने पैसे दिए हैं, तो ये क्या हो गया, बायलैटरल हो गया, इक्वल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका है सिनोनिम से टू साइडेड, म्यूचुअल, रेसिप्रोकल, शेयर्ड, जॉइंट, और एंटोनिम से यूनिलैटरल, वन साइडेड, सिंगुलर, एसिमेट्रिक, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये तो हो गया आपका वोकैबुलरी।
अब इसी पैसेज से आप एक ग्रामर के भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। पहला आ जाओ एरर स्पॉटिंग को लेके। क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द एरर इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड टू डीलिंग विद द ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म पार्टनर्स इन नेपाल्स पॉलिटिक्स हु टुक टर्न्स फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। ये देखो यूज टू डीलिंग, तो यूज टू डीलिंग क्या है आपका यहाँ पे, क्या इसमें एरर है आपका यहाँ पे यूज टू डीलिंग में? नहीं, करेक्ट है आपका यहाँ पे, सही चीज जा रहा है आपका यहाँ पे। यूज टू का मतलब क्या, अकस्टम टू है और जेरेंड है, तो इसमें तो एरर नहीं है। बी देखो लॉन्ग टर्म पार्टनर्स, तो लॉन्ग टर्म पार्टनर्स क्या है, ये भी करेक्ट एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे रिडंडेंसी, ट्रेडिशनल, रिपीटेड ट्वाइस, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे आपका। इसमें देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी सामने ही दे रखा है इसमें। तो ये इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन यूज टू डीलिंग विद द ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल को दो बार यूज कर दिया है, इसलिए ये रिडंडेंसी हो गया है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसमें एरर है, इसको टिक कर दो। और टुक टर्न्स, ये भी आपका सही है, इसमें कोई एरर नहीं है आपका। ठीक है, तो ये सही जा रहा है आपका यहाँ पे। अब दूसरा हो आइडेंटिफाई द एरर ही डिड नॉट मीट विद द विजिटिंग इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल हु ऑल्सो वेयर्स द हैट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया ग्रुप। अब यहाँ पे किस पे एरर है आपका, यहाँ पे पहला देखो डिड नॉट मीट विद, अब ये क्या है, डिड नॉट मीट विद, तो ये है आपका एक एक्स्ट्रा प्रिपोजिशन। मीट आपका क्या डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, तो सिंपल फॉर्म हो गया। अब मीट विद, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा प्रिपोजिशन लगा दिया है ना, मीट विद की जरूरत ही नहीं है। बेटर होता डिड नॉट मीट द एम्बेसडर होता, मीट के साथ में विद नहीं लगाते आप, डायरेक्टली आप मीट के बाद में एम्बेसडर लगा दोगे आप, तो ये यहाँ पे गड़बड़ है, ऑप्शन ए में गड़बड़ है आपका यहाँ पे, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब सेकंड आ जाओ आपका यहाँ पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म करो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। चाइना इज कैपिटलाइजिंग ऑन एंटी इंडिया सेंटीमेंट इन नेपाल। अब पहला देखो एंटी इंडिया सेंटीमेंट इन नेपाल इज बीइंग कैपिटलाइज्ड ऑन बाय चाइना, क्या ये सही है? यस, ये सही है आपका। क्यों सही है? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका यहाँ पे, सेंटीमेंट है आपका यहाँ पे, है ना, तो अब ऑब्जेक्ट आपका सेंटीमेंट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब क्या हो गया, ये इज कैपिटलाइजिंग हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज कैपिटलाइजिंग वर्ब हो गया, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, इज बीइंग कैपिटलाइज्ड आएगा। तो पैसिव स्ट्रक्चर कैसे हो गया, एंटी इंडिया सेंटीमेंट इन नेपाल इज बीइंग कैपिटलाइज्ड बाय चाइना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में क्या गड़बड़ हो रही है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट इन नेपाल हैज कैपिटलाइज लगा दिया इसने यहाँ पे, तो एक्टिव है ये, तो अभी भी हमें तो पैसिव में कन्वर्ट करना है, इसको एलिमिनेट कर दो। सी देखो चाइना इज बीइंग कैपिटलाइज्ड ऑन एंटी इंडिया सेंटीमेंट इन नेपाल, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में आपका, गलत मीनिंग, चाइना बीइंग कैपिटलाइज्ड है ना, नॉट सेंटीमेंट, चाइना को इसने कैपिटलाइज कर दिया, सेंटीमेंट को नहीं किया, तो कॉन्टेक्स्ट ही गलत हो गया। डी देखो द कैपिटलाइजेशन ऑफ एंटी इंडिया सेंटीमेंट इज डन बाय चाइना इन नेपाल, ये तो आपका अलग ही तरह का ये यहाँ पे ऑकवर्ड सेंटेंस हो गया, तो इसको वैसे ही हटा दो। सेकंड देखो रीराइट यूजिंग अ नाउन फॉर्म, द आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट डिप्लोमेसी दैट द न्यू नेपाल गवर्नमेंट हैज चोजन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको आपको नाउन फॉर्म में यूज करना है। ऑप्शन ए को देखो आप यहाँ पे आपका, द आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट्स द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। अब ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेट्स द डेमोन्स्ट्रेशन, क्या ये सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रिडंडेंसी है, रिपीट हो गया ना, सेम वर्ड 2 बार रिपीट कर दिए इसलिए। बी देखो द आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट्स द पाथवे ऑफ डेवलपमेंट डिप्लोमेटिक चॉइस बाय नेपाल्स न्यू गवर्नमेंट, हाँ ये सही है। और क्यों सही है ये, क्योंकि देखो इसने क्या कन्वर्ट किया है, इसने द आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट्स द पाथवेज ऑफ डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक ये जो चॉइस, इसने चोजन को चॉइस में कन्वर्ट कर दिया अपने यहाँ पे, तो ये जो चोजन था ये चॉइस में कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर फिर बाकी आपका सारा मेन ग्रामेटिकल इसका मीनिंग को मेंटेन करेगा आपका, तो ये इसलिए सही हो जाएगा। सी देखो आपका द आर्टिकल शोज डेवलपमेंट डिप्लोमेसी डेमोन्स्ट्रेशन चोजन बाय नेपाल, कंफ्यूजिंग पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इसको हटा दो। डी देखो द आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेशन इज द पाथ दैट डेवलपमेंट इज, क्या है ये, डिप्लोमेसी चोजन, अगेन आपका ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है यहाँ पे, है ना, क्या बोल रहा है ये, डिप्लोमेसी चोजन बोल रहा है यहाँ पे, हटा दो इसको। तो ये आप इसमें ऐसे आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करोगे। अब क्लोज टेस्ट को भी देख लो आप यहाँ पे, सेम ही चीज से, सेम ही आपके कॉम्प्रिहेंशन से क्लोज टेस्ट आ गया। नाउ न्यू दिल्ली हैज बीन डैश विद द ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म पार्टनर्स इन नेपाल पॉलिटिक्स हु टुक टर्न्स फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, क्या परफेक्टली यहाँ पे यूज करोगे आप, यहाँ पे देखो एसोसिएटेड लगा सकते हैं, नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्मल मीनिंग हो जाएगा, हैज बीन एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल, नहीं, है ना, डिस्टेंट हो गया।
फिर हो रहा है डेल्ट, डेल्ट विद, क्या ये सही है? नहीं, डेल्ट विद ये रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर है कोऑपरेटेड विद, कोऑपरेटेड विद होगा यहाँ पे, अगेन ये भी आपका ऑकवर्ड पैसिव फॉर्म हो गया। एंगेज्ड विद, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे एंगेज्ड विद हो जाएगा, यहाँ पे हैज बीन एंगेज्ड विद, यानी इन्वॉल्व हो रहा है, डीलिंग विद हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट मीनिंग को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। काफी लोग एसोसिएटेड लगा देते हैं, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको मत लगाना। सेकंड देखो, द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट इंडिया मस्ट शिफ्ट फ्रॉम अ बिग ब्रदर अप्रोच डैश इक्वल पार्टनर डिप्लोमेसी। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका? ए देखो, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स जाएगा क्या यहाँ पे आपका? बताओ, टुवर्ड्स तो क्या हो गया आपका? एक डायरेक्शन को सजेस्ट कर रहा है, आप डायरेक्शन की तरफ थोड़ी जा रहे हो, तो इसको वैसे ही हटा दो। अब ये है बिग ब्रदर अप्रोच टू इक्वल पार्टनर डिप्लोमेसी, क्या ये सही हो सकता है? यस, ये सही हो सकता है, क्योंकि ये फ्रॉम से टू पे जा रहा है आपका यहाँ पे, तो डायरेक्ट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर को बता रहा है आपका यहाँ पे। सी देखो, इन आ सकता है? नहीं, इन और फॉर दोनों आपके रॉन्ग प्रपोजिशन से वो नहीं आ सकते आपके। आप टेंस करेक्शन भी देख लो इसी में आपका, करेक्ट द टेंस करना है। इंडियाज एक्शन इन 2015 have created anti-India sentiment and China is filling the gap। क्या होएगा यहाँ पे आपका करेक्ट? बताओ यहाँ पे आपका करेक्ट में क्या होगा? ए, क्रिएटेड फिल्ड आएगा, हैज क्रिएटेड इज फिलिंग, हैड क्रिएटेड वॉज फिलिंग, या क्रिएट्स विल फिल आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, क्रिएटेड और फिल्ड आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो 2015 क्या है, एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम दे रहा है, तो स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक पास्ट होते हैं, तो ये आपका साथ में दोनों मिलकर साथ में आपका यही आपका ग्रामर रूल है। तो दोनों एक्शंस आपके पास्ट में हुए हैं, तो इसीलिए आपका सीक्वेंस कैसा होएगा? क्रिएटेड और फिलिंग की जगह फिल्ड आएगा आपका यहाँ पे। बी देखो, हैज क्रिएटेड और इज फिलिंग। अब क्या बोल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या ये आएगा? नहीं, ग्रामेटिकली गलत है, नहीं आएगा। सी देखो, हैड क्रिएटेड वॉज फिलिंग, क्या ये आ जाएगा आपका यहाँ पे? तो ये क्या बोल रहा है? हैड क्रिएटेड पास्ट परफेक्ट दे रहा है, और दूसरा वॉज फिलिंग, अगेन रॉन्ग आपका सजेस्ट एक्शन। ये आपका एक्शन क्या है? 2015 से पहले हो चुका है ना, तो ये कंटिन्यूअस में दिखा रहा है, तो अगेन ये रॉन्ग स्ट्रक्चर हटा दो। डी बोल रहा है क्रिएट्स और विल फिल, भैया तो मैच ही नहीं कर रहा हमारे 2015 के इन्फ्लुएंस है, तो इसको तो वैसे ही हटा दो आप यहाँ पे। अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द विजिटिंग एम्बेसडर हैज नॉट मेट पीएम शाह यस्टरडे। अब देखो इसमें ए ऑप्शन देखो, चेंज टू द विजिटिंग एम्बेसडर डिड नॉट मीट पीएम शाह यस्टरडे। अब ये क्या बोल रहा है? क्या ये सही है? ऑप्शन ए, ये सही है। ये क्यों सही है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए? क्योंकि यस्टरडे क्या बता रहा है? एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम बता रहा है। रूल क्या होता है? स्पेसिफिक पास्ट टाइम, और अगर आपका सिंपल पास्ट होता है तो इनके साथ में आता है। तो अब ये क्या होएगा? ये जो हैज नॉट मेट है, इसके साथ क्या लगा दोगे आप? डिड नॉट मीट को लगा दोगे आप यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, और उसके साथ में आप हैज नॉट मेट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में आप स्पेसिफिक टाइम को नहीं मेंशन कर सकते। आप ये हैज नॉट मेट के साथ में यस्टरडे नहीं लगा सकते हो स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो इसके साथ में आप यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा। बी देखो, ये सेम वही चीज आपका सेम रूल हो गया, द विजिटिंग एम्बेसडर हैज नॉट मेट पीएम शाह सिंस यस्टरडे हो गया आपका। सी देखो, चेंज टू द विजिटिंग एम्बेसडर इज नॉट मीटिंग पीएम, बिल्कुल ही आपका, तो ये तो टेंस से मिसमैच हो गया, और ये आपका डी गलत है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन बी देखो, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यहाँ पे आपका ये आ गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मीडियन एज ऑफ नेपाल्स पार्लियामेंट डैश 40 ईयर्स। क्या आएगा आपका यहाँ पे? आर आएगा क्या यहाँ पे? आर नहीं आएगा, क्योंकि आर क्या है? प्लूरल है आपका, और हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हटा दो। इज आएगा आपका यहाँ पे, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका इज हो जाएगा। वर अगेन प्लूरल है, ये सब प्लूरल, इनको हटा दो। डी देखो, सॉरी 10 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ लार्ज सेक्शन ऑफ नेपाल पॉपुलेशन डैश अलिएनेटेड बाय इंडियाज एक्शंस। अब यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? वॉज आएगा, वर आएगा, हैव बीन आएगा, इज फीलिंग आएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा वॉज। क्यों? सब्जेक्ट क्या है आपका? सेक्शन। सेक्शन क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगाओगे? ऑफ द नेपाली पॉपुलेशन, तो सेक्शन ऑफ सिंगुलर वर्ब रूल आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो सिंगुलर और पास्ट क्या होगा? वॉज आ जाएगा। वर, हैव बीन, ये सारे के सारे तो आपके क्या हो गए? आपके ये प्लूरल हो गए, तो इनको वैसे ही आप एलिमिनेट कर दो आपका यहाँ पे, ठीक है। और डी इज क्यों नहीं आएगा आपका यहाँ पे? तो इज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, जबकि हमारा तो ये क्या है? पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इसको वैसे एलिमिनेट कर दो। अब प्रीपोजिशनल आर्टिकल करेक्शंस भी देख लो आप, सेम ही आर्टिकल से आप इसको भी प्रैक्टिस कर लो। करेक्ट द प्रीपोजिशन, इंडिया नीड्स टू फोकस डैश स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स विद नेपाल। क्या होगा यहाँ पे आपका? इन आएगा क्या यहाँ पे?
इन आएगा नहीं, इन रॉन्ग प्रोपोजिशन है, इन इसके अंदर थोड़ी है, यहाँ पे करेक्ट प्रिपोजिशन होगा फोकस ऑन, ऑन होगा आपको यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश रूल होता है, मतलब फोकस ऑन मतलब किसी को आप अटेंशन दे रहे हो यहाँ पे आपका एट फॉर, ये सब के सब रॉन्ग प्रिपोजिशन है यहाँ पे, हमेशा फोकस ऑन आएगा आपका यहाँ पे, फोकस के साथ ऑन लगता है, ध्यान रखना। वेल देखो, करेक्ट द आर्टिकल, द आर्टिकल डिस्कसेस डैश चैलेंज ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी इन द हिमालयन रीजन। अब ये क्या है यहाँ पे आपका ए एंड द या नो आर्टिकल नीडेड आएगा यहाँ पे, तो ये होएगा द आर्टिकल डिस्कसेस अ चैलेंज ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी इन द हिमालयन रीजन। चैलेंज क्या हो गया आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले तो मैं आपका जब आपका पहले मेंशन नहीं हुआ होता यहाँ पे कुछ भी, तो आप अ लगाते हो यहाँ पे, ठीक है, अगर उसमें पहले मेंशन हो रखा है तब आप इंडेफिनिट आर्टिकल को लगा देते हो। एंड क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि चैलेंज क्या हो रहा है आपका कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ में स्टार्ट हो रहा है च से, तो इसीलिए आप नहीं लगाओगे, एन को हटा दो। द अगर ऑलरेडी मेंशन होता तब आप द लगाते, क्योंकि वो नहीं है तो इसलिए आपने नहीं लगाया। नो आर्टिकल नीडेड, डेफिनेटली इनकम्प्लीट ग्रामर हो जाएगा अगर हम आर्टिकल को हटा देंगे यहाँ पे आपका। तो अब आप पैराजम्बल को सॉरी इडियम्स को देख लो आप यहाँ पे, इडियम्स में क्या आ रहा है बिग ब्रदर। अब बिग ब्रदर का क्या मतलब होता है आपका यहाँ पे, बिग ब्रदर मतलब एक डोमिनेंट और कंट्रोलिंग फिगर हो गया आपका यहाँ पे, तो ये बिग ब्रदर आपका इडियम यहाँ से लिया गया जो इंडिया बिग ब्रदर एक्ट करना चाह रहा था नेपाल के साथ में। दूसरा हो रहा है फैन द फ्लेम्स या डेडलॉक, यानी आग में घी का काम करना, ठीक है, तो डेलिबरेटली आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉब्लम को ऐड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो न्यू दिल्ली मस्ट नॉट अलाउ बीजिंग टू फैन द फ्लेम्स अमंग द नेपाली यूथ, ये आपका आर्टिकल में ये सेंटेंस यूज हुआ है, तो इसी से आप यहाँ पे अपना ये इसको निकाल लोगे इडियम्स को। अब पैराजम्बल सेंटेंस को देख लो, यहाँ पे आपको सेंटेंस को पैराजम्बल वाइज इसमें करना है। अब यूजुअली क्या होता है पैराजम्बल में सेंटेंसेस का नेचुरल स्टोरी आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनको करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे ये सेंटेंसेस आपका इंडियाज एक्शन ड्यूरिंग नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग इन 2015 and the subsequent border blockade created widespread anti-India sentiment. However, the relationship between India and Nepal is at a critical juncture under the new Rashtriya Swatantra Party government, where traditional India had deep institutional ties and Nepal's political leadership and dominated bilateral relations. तो इसमें ये थर्ड आपका फर्स्ट आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, ये आपका इंडिया की ट्रेडिशनल डोमिनेंस को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है। फिर इसके बाद में हाउएवर आ गया आपका यहाँ पे, लिंक हो गया है ना, तो पहले इंडिया डोमिनेंट था, फिर ये बैकग्राउंड दे रहा है कि जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई, तो ये सेंटेंस स्टार्ट हो गया आपका टू हाउएवर, तो लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, तो ये ट्रांजिशन चेंज को इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, ताकि समझ आ जाए कि कुछ गलत हुआ है। फिर आपका सेंटेंस क्या जाएगा, वन आ जाएगा यहाँ पे आपका। अब वन क्यों आया है, 2000 ब्लॉकेड 15 वाले ब्लॉकेड से एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो गया, तो ये कॉज देता है कि एक्चुअली क्या गलत हुआ। फिर सेंटेंस आपका 4 आ गया यहाँ पे आपका, तो अब नए यंग पॉलिटिशियंस है, तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कौन लोग बदलाव लेकर आए हैं यहाँ पे और क्यों, क्योंकि इन्हें इंडिया के बॉन्ड्स नहीं चाहिए, है ना। और फिर फाइनली आपका फिफ्थ आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये क्या है फिफ्थ, ये चाइना को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ये कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट आपको दे रहा है। पूरा स्टोरी का एक लॉजिकल फ्लो में चल रहा है आपका यहाँ पे। पहले आपने बताया पहले इंडिया स्ट्रांग था और अब बदल गया है क्योंकि 2015 ब्लॉकेड आया, क्योंकि यंग जनरेशन थी, तो अब यहाँ पे इसमें चाइना आ गया, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे इन्होंने कैसे आपने अरेंज किया इसको, पास्ट से चेंज को लेकर आए, कॉज या प्रॉब्लम उसको बता दिया, एक्सप्लेनेशन बता दिया और फिर कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट बता दिया। तो कौन सा सेंटेंस पहले कहाँ आएगा, जहां से कहानी स्टार्ट हुई है, फिर कौन सा लास्ट में आएगा, ये कंक्लूड करता है, तो उसी ऑर्डर में आपको इसको सॉल्व करना है इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख लेना इसको। अब क्रिटिकल रीजनिंग वाला असर्शन रूल आ गया आपका यहाँ पे आपका। अब पहला देखो यहाँ पे असर्शन, यहाँ पे पहला असर्शन बोल रहा है यहाँ पे आपका इंडिया बिग ब्रदर अप्रोच टू नेपाल इज नो लॉन्गर इफेक्टिव इन मेंटेनिंग बायलैटरल रिलेशंस। तो ये बोल रहा है कि इंडिया के बिग ब्रदर अप्रोच नेपाल में फेल हो गया है। ये सच है क्योंकि आर्टिकल में लिखा था रिलेशनशिप ब्रोकन है, डिप्लोमेटिक डेडलॉक है और चाइना आ गया। अब रीजन क्या दे रहा है इसका, नेपाल्स न्यू गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ यंगर इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस who lack institutional ties with India and resent past Indian intervention creating space for China's influence। अब ये रीजन दे रहा है कि क्योंकि नए यंगर पॉलिटिशियंस हैं जो 40 साल की मीडियम एज के साथ हैं, तो इन्हें इंडिया से इंस्टीट्यूशनल टाइज नहीं चाहिए और ये 2000 ब्लॉकेड से नाराज है। तो ये भी सच है क्योंकि जेनजी पॉलिटिशियंस आए हैं जो जो इंडिपेंडेंस स्टैंड चाहते हैं अपना, है ना, और इंडिया का पुराना कंट्रोल अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब कनेक्शन देखो, क्योंकि नए पॉलिटिशियन नाराज है और इंडिपेंडेंट है, तो ये रीजन है, इसलिए इंडिया का जो बिग ब्रदर अप्रोच है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये आपका असर्शन है।
तो ये आपका डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट को यहाँ पे सॉल्व कर रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए होएगा। बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप ये यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आपके की पॉइंट्स है आपके इस आर्टिकल से, आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं, है ना, इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से मैं ये सेशंस और कंटिन्यू करूँ आपके, तो मुझे आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैंने इसमें 2 आर्टिकल्स और आपके प्रिपेयर किए थे, लेकिन क्योंकि अभी टाइम कम है यहाँ पे और क्लास का टाइम हो रहा है दूसरी आपकी, तो इसीलिए अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है तो कमेंट्स में डालिए। और इसी तरीके से फिर मैं आपके हर रोज 2-2 आर्टिकल आपके यहाँ पे इसी तरीके से ग्रामर हम उनको प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको भी पता लग जाएगा न्यूज़पेपर एनालिसिस होता क्या है, करना कैसे है, पढ़ना कैसे है और कितना यूजफुल हो सकता है आपके एग्जाम्स वगैरह में। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें आपके मेरे कमेंट सेक्शंस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।